टॉपिक है हमारा आज का वो है ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स। शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स के बेसिकली दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों ही पार्ट आपके सिलेबस में है, रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी। देखो आपको कुछ दो चार बातें ऐसी बताऊंगा बेटा, हो सकता है ये आप लोगों ने वो चीज़ें सुनी हो लेकिन कभी आप उसके बारे में नहीं सोच पाए। ऑप्टिक्स वर्ड किस चीज़ से एसोसिएट करता है? तो आंसर है ऑप्टिक्स वर्ड लाइट से एसोसिएट करता है। किस चीज़ से एसोसिएट कर रहा है? ये लाइट से एसोसिएट कर रहा है बेटा। ऑप्टिक्स वर्ड जो है वो लाइट से एसोसिएट कर रहा है। तो जो लाइट है, अब लाइट का मतलब क्या होता है? आप पहले लाइट को समझो बेटा, लाइट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। कुछ एग्जांपल बोलूं जैसे एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, ओके। इसके अलावा माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, वेरी गुड। तो बेटा उसमें एक वेव होती है विजिबल वेव, जिसकी वेवलेंथ अगर मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये वो वेव है जिसको हम देख सकते हैं। दिस इज द वेव विच वी कैन सी। तो इसी वेव को लाइट कहते हैं। दिस वेव इज टर्म्ड एज लाइट। दिस वेव इज टर्म्ड एज लाइट। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो लाइट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से कि जब हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। विजिबल वेव यानी कि लाइट जो हमें देखने में हमारी हेल्प करती है। अब हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा और आगे चलें तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आप ये कहते हो कि लाइट हैज ए ड्यूअल करेक्टर। लाइट का डबल करेक्टर है। समटाइम इट विल बिहेव्स लाइक रे एंड समटाइम इट विल बिहेव्स लाइक वेव। कई बार ये रे की तरह बिहेव करती है, कई बार ये वेव की तरह बिहेव करती है। तो मोटे तौर पे आपको डेफिनेशंस के हिसाब से बात करूं तो लाइट का जो रे नेचर है, ऑप्टिक्स के जिस पार्ट में स्टडी होता है उसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के वेव नेचर को स्टडी करते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट और रे ऑप्टिक्स के अंदर भी स्टडी द रे नेचर ऑफ लाइट। ये मोटी सी डेफिनेशन है बेटा। दीज आर द जस्ट यू कैन से कि भाई आउटलाइंस है इन दोनों डेफिनेशंस की। थोड़ा सा डीप में और आपको बताऊं तो रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इसका दूसरा नाम फिजिकल ऑप्टिक्स है। फिजिकल ऑप्टिक्स। थोड़ा सा और डीप स्टडी दूं आपको, एक सेकंड बस, 1 मिनट में, ताकि आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता लग जाए। देखो जब बात लाइट की आती है तो बेटा लाइट का मतलब है इसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट करती है। लाइट के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट करती है जिसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई। इट्स अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। मोटे मोटे बोल रहा हूँ, वैसे रियल वैल्यू तो 360 नैनोमीटर से लेकर लगभग 780 नैनोमीटर तक होती है, ऐसा बोल लेते हैं आप। मोटी मोटी सी रेंज है बेटा, इसको कभी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट सी वैल्यू की तरह मत सोचिएगा। तो लाइट जो है इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब लाइट को आप जिस भी डिवाइस या ऑब्जेक्ट पर डालते हो, ध्यान से सुना बेटा, लाइट को आप जिस भी डिवाइस या ऑब्जेक्ट पर डालते हो, अगर उस डिवाइस का साइज, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर उस डिवाइस का साइज, बेटा प्लीज ऑफ द स्पीकर, उस ऑब्जेक्ट का साइज, रिमेंबर इट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। कम आ रही है बेटा? ओके, मैं एक सेकंड मैं अपने हेडफोन को रिमूव करता हूँ, बगैर हेडफोन के कोशिश करता हूँ बोलने की। देन ट्राई टू टेल मी कि भाई आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, अब मुझे बताइए, अब आवाज़ ठीक आ रही है बेटा? तो बहुत कम आ रही है सर। अब बिल्कुल कम हो गई है।
1 मिनट के लिए होल्ड करना बेटा सभी, 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इंसिडेंट करते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज और वेवलेंथ ऑफ द लाइट लगभग इक्वल है, तो ये केस बनता है वेव ऑप्टिक्स का। यानी कि जब हम लाइट को एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करते हैं जिसका साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट के आसपास होता है, तो उस वक्त जो लाइट की स्टडी है उसे हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। और ज्योमेट्रिक के अंदर जब ये साइज बराबर नहीं होते, क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है और ऑब्जेक्ट के साइज आमतौर पर बड़े होते हैं, जैसे मिरर है, लेंस है, या आपने देखा होगा उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनकी जो स्टडी जिस ब्रांच के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील विद द रे नेचर ऑफ लाइट, while the wave optics is the branch of physics which deal with the wave nature of light. Ray optics is also called geometric optics. Wave optics is also called physical optics. अगर आपको बेटा ये सारे वर्ड क्लियर हो गए हों, अब आप लोग 2-3 बातें और जान लो लाइट के साथ, क्योंकि ये ऐसी जनरल बातें हैं जब भी हम इन कॉन्सेप्ट को लेते हैं, इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो ये हर जगह छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं उन्हीं 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, तो फिर बार बार मुझे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। देखो, जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के साथ 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं। नंबर 1 कलर, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 वेवलेंथ, एंड नंबर 4 स्पीड। बहुत जनरल बात बताऊंगा बेटा, और ये बात हर जगह एप्लीकेबल होगी, ध्यान रखना। लाइट के साथ ये 4 चीजें एसोसिएट करती है, कलर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। जब मीडियम चेंज होता है, व्हेन द मीडियम चेंज, तो इनमें से 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो चेंज हो जाएंगी और 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं करती। जो चेंज नहीं करती वो है कलर एंड फ्रीक्वेंसी। मीडियम चेंज होने से कलर एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ये सेम रहता है। कलर एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। मीडियम चेंज होने से इनमें कोई बदलाव नहीं होता। मतलब सीधा यह है कि वेवलेंथ और स्पीड बदलेगी, वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। कैसे चेंज होगी ये तो मैं लेटर ऑन आपसे बात करूंगा, फिलहाल ये बात समझना। अगर मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज करेगी, कलर और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं करती। मैं सीधे तौर पे बोलूं तो चाहे मीडियम चेंज हो चाहे मीडियम चेंज ना हो, कलर एंड फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करते, जबकि वेवलेंथ और स्पीड चेंज करते हैं। अब बेटा एक डाउट यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है, तो लेट मी क्लियर दैट डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल। वो डाउट क्या है? आप लोगों को जब भी कलर के बारे में हम लोग बताते हैं तो हम हमेशा वेवलेंथ की बात करते हैं। थोड़ा सा ये एक जो हमारे दिमाग में डाउट रहता है ना बेटा, इस डाउट के बारे में सुन लीजिए सभी। कलर वेवलेंथ के साथ हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ से अगर बात आएगी तो हम कहते हैं कि वेवलेंथ बदल रहा है लेकिन कलर नहीं बदल रहा, तो ये चीज़ आपको डाउट क्रिएट करेगा। तो पहले आप सुन लीजिए, बात इतनी सी है कि कलर को डिसाइड करने वाला फैक्टर वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कलर को डिसाइड करने वाला फैक्टर वेवलेंथ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होती है। आल्दो हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कलर को वेवलेंथ से डील करवाते हैं, कारण यह है कि चाहे वहाँ पर हम वेवलेंथ से डील करवाएं चाहे फ्रीक्वेंसी से डील करवाएं, क्योंकि वहाँ कोई चेंज वाली कोई बात नहीं आ रही होती। इसलिए ये एक हैबिट बन चुकी है लोअर क्लास से, हम लोग आपको जब से सिखा। हाँ बेटा बिल्कुल डालो, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूँ अपनी बात को कि कलर से कौन सी चीज़ एसोसिएट होती है? फ्रीक्वेंसी। कलर से फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है, कलर से वेवलेंथ एसोसिएट नहीं होती। आल्दो हम कलर को वेवलेंथ से डिफाइन करते हैं केवल इसलिए क्योंकि शुरू से इसे पढ़ाना हमने वेवलेंथ की टर्म में दिया है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब चेंज की बात आएगी तब हम कलर को फ्रीक्वेंसी के साथ लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा वैल्यू, तो आई होप यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा भाई। अभी हम जब रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे तो इसमें हमने वर्ड यूज करना है रिफ्लेक्शन, इसमें हम लोग वर्ड यूज करेंगे रिफ्लेक्शन। पहले मैं इन्हीं दो वर्ड पे स्ट्रेस देता हूँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, इन्हीं दो वर्ड पे स्ट्रेस देता हूँ। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, एक लाइट आती है मिरर पे पड़ती है और टकरा के उसी मीडियम में चली गई। जबकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है, एक लाइट आती है एक सरफेस से टकराती है और नेक्स्ट मीडियम में चली जाती है। तो अगर आप रिफ्लेक्शन को देखो और रिफ्लेक्शन को देखो, इफ समबडी आस्क यू कि भाई जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है बताओ इन चारों में से कौन सी चीज़ चेंज होगी, बता सकते हो आप इन चारों में से कौन सी चीज़ चेंज होगी बेटा? बेटा अब सेकंड क्वेश्चन है, जब रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सी चीज़ चेंज होगी? तो जब रिफ्लेक्शन होगा कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगा तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, एक लाइट की वेवलेंथ दे दी और कहा भाई ये रिफ्लेक्ट हो रही है, बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? बड़े आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ बताओ क्या होगी, तब भी आप आराम से आंसर दे दोगे। आप तो कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मुझे हर स्टेप पर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा बेटा यहाँ लाइट चेंज, यहाँ जो है लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा, बेटा यहाँ वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। अब ये अंडरस्टूड होगा आपको हर स्टेप पर इस बात को समझना। ओके देखिए बेटा क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो अपने में। ये एक सरफेस है, कैसा भी सरफेस है, अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, एक लाइट इस सरफेस पर हम इंसिडेंट करते हैं। ये लाइट जो आ रही होती है इसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इंसिडेंट। जब ये लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इस सरफेस पर जब ये इस पॉइंट पर आकर मीट होती है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, तो इस लाइट का इंसिडेंस होने के बाद इस लाइट का कुछ हिस्सा सेम मीडियम में चला जाता है, कुछ हिस्सा नेक्स्ट मीडियम में चला जाता है, कुछ हिस्सा यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्शन किस केस में है, एब्जॉर्ब मतलब रिफ्रैक्शन किस केस में है। तो बेटा जब कोई सरफेस आप ऐसा ले रहे हो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहाँ रिफ्लेक्शन डोमिनेट करने लगता है, मतलब रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन उस वक्त कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, यानी कि उस वक्त रिफ्लेक्शन के फिनोमेना डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। जब कोई सरफेस ऐसा होगा जिसमें वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो उस वक्त रिफ्रैक्शन के फिनोमेना डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और जब कहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, जैसे मान लो कोई पीस ऑफ पेपर है, जब आप पीस ऑफ पेपर पर देखते हो तो वहाँ से आपको आपकी इमेज नज़र नहीं आती, आपको आपकी इमेज नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ना वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एब्जॉर्ब हो रही है लाइट की, तो इसीलिए आपको वहाँ इमेज नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मिरर पर आओगे तो मिरर पर देखो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको इमेज नज़र आ जाती है। पानी में देखोगे तो आपको इमेज दिखाई देती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिमेंबर इट बेटा, लाइट जब आप इंसिडेंट करते हो तो कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के हिसाब से फिनोमिना काम करते हैं। अभी मैं जब रिफ्लेक्शन की बात आपसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि लाइट का बहुत सारा हिस्सा अभी रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट दिस स्टेज। अगर आपको यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड रिफ्लेक्शन। बस और ज़्यादा डीप में नहीं जाते, इतनी ज़्यादा बताऊँगा तो ये चीज़ें उलझती चली जाएंगे आप लोगों के माइंड में। अब बेसिक चीज़ पर आते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है, बहुत मोटे शब्दों में बोलूँ आपको तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। ऐसे समझो आप, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। टेक्निकल में बाद में बात करूंगा आपसे, पहले मोटे शब्दों में समझ लो। सेम मीडियम के अंदर लाइट का बाउंस होकर वापस चला जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है, कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। जैसे आप दीवार पर एक बॉल मारो, जब आप दीवार पर एक बॉल फेंकते हो
तो बॉल दीवार पर टकराने के बाद वापस आ जाती है, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। ये तो बेटे इसकी मोटी सी डेफिनेशन। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन लिखो तो क्या कहोगे? द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। जब लाइट को हम किसी मिरर और मिरर लाइक सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली इसको कोशिश करूँ समझाने की। तो ये एक सरफेस है जिसे हम मिरर कहते हैं बेटा। सभी ने देखा है हमने मिरर को। देखो मिरर के दो सरफेस होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए सभी। एक होता है ये शेडेड सा पोर्शन, जो जिधर हम ये छोटी सी लाइनें लगाते हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, और इससे ऊपर एक दूसरा सरफेस होता है जिस पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं। बेटा मिरर हम लोग घरों में देखते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो सरफेस, इसे पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। पॉलिश्ड सरफेस, यही पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। अगर लाइट आप पीछे इस पेंटेड सरफेस पर डालोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होना होगा। जब आप इस लाइट को इस पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट करते हो तो ये लाइट टकराकर वापस इसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट के अंदर ये दो लाइट हो गई यहाँ पर। वन इज नेम्ड एज इंसिडेंट रे, द अदर इज नेम्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। द अदर इज नेम्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, तो दिस परपेंडिकुलर इज नेम्ड एज नॉर्मल। दिस परपेंडिकुलर इज नेम्ड एज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं बेटा। आई से लिख लेते हैं हम इसको। ध्यान रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बार बार परेशान करेगी कि आई मैंने कौन सा लेना है। तो आंसर है जो रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ दो एंगल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ भी आप सभी ने पढ़े हुए हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री विल मीट एट ए पॉइंट एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन में होती हैं और एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आई इक्वल टू आर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मुझे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना है बेटा। थोड़ा सा 1-2 मिनट इस पर दूंगा। आपने जो ध्यान देनी है बात, वो ये देनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो नॉर्मल के साथ बनता है। अब देखो, मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया आपके लिए। ये एक मिरर है, इमेजिन करो ये एक मिरर है। इस मिरर पर एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर बेटा? कैन एनीबॉडी टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब ये रे आ रही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 0 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। क्योंकि जो एंगल है ना, वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है। देखो जब ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो इसका मतलब ये अलोंग द नॉर्मल आ रही है, तो नॉर्मल के साथ ही ट्रेवल कर रही है, इसलिए आई 0 होगा। अगर आई 0 होगा तो व्हाट कैन यू से अबाउट आर हियर? आर बोलो बेटा। 0 डिग्री, आर भी 0 डिग्री होगा। ऐसे इंसिडेंस को नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। इट इज सेड टू बी नॉर्मल इंसिडेंस। नाम याद रखना, ये ऐसा इंसिडेंस जिसमें एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली आ रही है, द लाइट इज कमिंग नॉर्मल टू द सरफेस, और ये लाइट सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होने के बाद यों की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यों की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको कहते हैं द लाइट रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार यूज होगा बेटा। जब कभी भी आपको कहीं पर भी ये समझ में आना, ये पूछा जाए कि भाई लाइट अपने पाथ को रीट्रेस कर रही है, तो आपको तुरंत वहां पर ये ध्यान देना है कि लाइट यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आपने 0 डिग्री लेना है और आर भी 0 डिग्री लेना है। बात करता हूँ वन मोर एंगल। अगर मान लो ये सरफेस है और सपोज करो कोई लाइट, ये तो नॉर्मल हो गया ना, कोई लाइट अलोंग द सरफेस ट्रैवल कर रही है, लाइक दिस अलोंग द सरफेस।
कैन यू टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, कैन यू टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 90 डिग्री, और जो लाइट अलोंग द सरफेस आएगी तो फिर अलोंग द सरफेस ही ट्रेवल करेगी। इस एंगल को ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं बेटा, ग्रेजिंग एंगल। दिस एंगल इज नेम्ड एज ग्रेजिंग एंगल। तो ये वर्ड भी कई जगह मिलेगा आपको, खासकर आपके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रिज्म वाला बेटा। प्रिज्म वाला जो टॉपिक है वहाँ पर जब आप डिस्कस करते हो तो वहाँ एक आध न्यूमेरिकल के अंदर ये कहा जाता है द लाइट इज ग्रेजिज आउट। लाइट इज ग्रेजिज आउट का मतलब होगा द लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस। लाइट जो है वो सरफेस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, ओके। यानी कि उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ग्रेजिंग एंगल को ध्यान रखना भाई, ग्रेजिज वर्ड को याद रखना आप सभी कि लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेजिंग। इस पाथ के अलोंग आ रही थी, जैसे आपने मिरर पर इंसिडेंट किया इसको तो ये इस पाथ पर चली गई। सपोज करो ये मिरर ना होता तो ये लाइट अपने आप को इस पाथ के अलोंग लेकर जाती, ये लाइट इस शेडिड पाथ के अलोंग जाती। ये बात क्लियर है ना सबको बेटा? ये मिरर ना होता तो लाइट सीधी जाती, राइट? लाइट सीधी जाती, मिरर आने की वजह से ये ऐसे मुड़ गई। तो कितनी मुड़ी? ये जो एंगल है ना, जितनी ये लाइट टर्न कर गई है, मुड़ गई है, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। फिर बेटा बोलिए, ये नाम क्लियर हो रहा है आप सबको? जितना लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से टर्न करेगी इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ओके। बोलिए, बात क्लियर है? तो इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी आप सोच सकते हैं यहाँ से ना, डेल्टा इक्वल टू, तो ये पूरा एंगल कितना बनता है? ये पूरा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। ये भी 180 होता है। 180 में से i प्लस आई यानी कि 2i माइनस कर दो आप एक तरीके से, क्योंकि i और r दोनों बराबर होते हैं। तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस 2i, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर आपको यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालनी हो तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ 180 माइनस 2i। वुड यू लाइक टू आस्क? सो ये है टॉपिक बेटा आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं बेटा, वन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, द अदर इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बस यही चीज़ है वो जो आपको समझनी है। देखो, रिफ्लेक्शन आपका चाहे रेगुलर हो, रिफ्लेक्शन भले ही आपका डिफ्यूज्ड हो, दोनों ही रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। बोथ रिफ्लेक्शन ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, डिफरेंस ये है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, उसमें वो सरफेस जो होता है ना आपका, वो प्लेन होता है। इस प्लेन सरफेस पर मान लो ये एक लाइट आई, इंसिडेंट हुई और टकरा कर चली गई। अगर कोई दूसरी लाइट आई इसके पैरेलल, टकरा कर वो भी जाएगी तो वो भी इसके पैरेलल, यानी कि जो अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल हैं तो यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल होंगी। लेकिन डिफ्यूज्ड में क्या होता है? सरफेस थोड़ा इरेगुलर होता है। अब एक लाइट आई मान लो, वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी इसके नॉर्मल के हिसाब से होगा, हो सकता है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाए। दूसरी लाइट पैरेलल यहाँ आई इसके, लेकिन इसका नॉर्मल अलग होगा, तो वो लाइट हो सकता है बेटा थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी चली जाए, ये भी हो सकता है वो इसको इंटरसेक्ट कर जाए। देयर मे बी मैनी प्रोबेबिलिटी कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है किसी भी एंगल पे जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में I इक्वल टू आर है, इस केस में भी I इक्वल टू आर होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इस केस में कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है, लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल आएंगी। बहुत मोटे शब्दों में समझिए बेटा इसे आप, कि ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि डिफरेंस कहाँ आता है, दोनों केस में डिफरेंस कहाँ आता है? ये बात तो क्लियर होगी, दोनों केस में डिफरेंस ये है कि पैरेलल जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। दूसरा जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है
जो इमेज बनने वाली है वो इमेज कैसी होगी, बहुत मोटे शब्दों में बोले बेटा, इस केस में इमेज आपकी परफेक्ट बनेगी, यानी परफेक्ट ब्राइट बनेगी। मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, क्या होगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं, बहुत मोटे शब्दों में समझिए। इसमें इमेज आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसा आप चाहते हो, जबकि इसमें इमेज परफेक्ट नहीं बनेगी, धुंधली बनेगी। आप इसको बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो बेटा। आप लोग देखते हो कई बार आपको धुंधली, कोई चीज़ धुंधली नज़र आती है, वो क्यों नज़र आती है, किसी चीज़ में देखने के बाद वो धुंधली क्यों नज़र आती है, क्योंकि वहाँ सारी रेज एक ही एंगल पर और एक ही पॉइंट पर मीट नहीं हो रही। दो तरह की इमेज है, एक इमेज आपकी शार्प इमेज बनती है, दूसरी इमेज आपकी डिम इमेज यानी कि फेडेड इमेज बनती है। दोनों में फ़र्क इतना सा है, जब किसी सरफेस पर आने वाली सारी लाइट किसी दूसरे पॉइंट पर इकट्ठी सारी की सारी लाइट पहुंचेंगी तो आपको बहुत ब्राइट इमेज, बहुत अच्छी इमेज नज़र आएगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो आपको एक डिम इमेज नज़र आएगी, आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी। व्हाट इज़ अ मिरर? मिरर क्या है? तो मिरर एक सरफेस है जिसके बारे में कल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मिरर इज अ सरफेस हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग। एक साइड इसकी क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग वो जो बेटा पॉलिश्ड थी, और अदर साइड इज ओपेक। अदर साइड इज ओपेक। ओपेक जिधर आप पेंट लगाते हो, राइट, वो साइड ओपेक होती है। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं तो मिरर आम तौर पर दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, द अदर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी आप दो तरह के सोच सकते हो, जो हम लोग पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, द अदर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। तो प्लेन मिरर आप जानते हो, देखो प्लेन मिरर मतलब एक प्लेन सरफेस होता है जिसकी एक साइड ये शेडिड होगी और दूसरी साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। जबकि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक स्फेयर का हिस्सा होता है। देखो अगर इसकी अंदर की साइड, मैं आपको बोलूं, अगर इसकी बाहर की साइड आपने ओपेक बना दिया है तो ये मिरर बन जाएगा कॉनकेव, और अगर आप इसकी अंदर की साइड को ओपेक बना दोगे तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स। ओके, तो दो तरह के मिरर आ गए आपके पास, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देखो ये प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो तरह की चीज़ें, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। देखो जब हम लोग इन मिरर की बात करते हैं तो मिरर से बनती हैं इमेज। तो अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशंस की, कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। एक बात याद रखना, एक कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, इससे कितनी रेज निकलती हैं? तो आंसर है इससे इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, और इससे निकलने वाली इनफाइनाइट रेज जब किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं तो उसी जैसा एक सरफेस, एक अपीयरेंस देती है जिसे हम उसका इमेज कहते हैं। बात यहाँ आपको एक चीज़ समझने की है, वो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इनफाइनाइट रेज किसी पोजीशन पर जाकर सारी की सारी एक ही पोजीशन पर जाकर मिल जाएंगी तो आपको इमेज ब्राइटेस्ट इमेज मिलेगी। लेकिन अगर इन रेज में से आप जितना परसेंट भी लाइट को ब्लॉक कर दोगे तो जो इमेज की इंटेंसिटी है उसी रेशियो में डिक्रीज कर जाएगी। इज इट ओके एवरीवन? क्वेश्चन यहाँ से ये है कि एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज आई, उसने इमेज बनाया, तो इमेज कितने तरह का होता है? तो आंसर है इमेज दो तरह का होता है। बोलेंगे आप लोग इमेज कितने तरह का होता है? एक रियल और दूसरा वर्चुअल। ओके, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। आई थिंक ये तो सभी को पता है कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये समझने वाली बात है। ये भी आंसर समझ लीजिए आप। जैसे बेटा मान लो ये एक मिरर है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये रेज आई, इससे टकराई, और टकराने के बाद ये यहाँ कहीं चली गई। एक और रे आई, वो इस सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद ये आगे चली गई, और ये दोनों रेज यहाँ मीट हो गई, यहाँ मीट हो गई। तो इसको कहते हैं एक्चुअल मीट। इसको क्या बोलते हैं?
एक्चुअल मीट, और जब एक्चुअल मीट करती है रे तो इमेज बनती है रियल। दूसरी सिचुएशन देखो बेटा, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जैसे ये सरफेस है, एक रे आई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, दूसरी रे आई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे देखो तो आप देखोगे ये रे फैल रही है, इसका मतलब ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। अगर मुझे इन्हें मिलाना पड़े तो आई हैव टू एक्सटेंड इट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको कहते हैं अपेयर्स टू मीट। और जब अपेयर्स टू मीट की बात आएगी तो इमेज बनेगी वर्चुअल। अपेयर्स टू मीट की बात आएगी तो इमेज बनेगी वर्चुअल। इमेज फॉर्मेशन की, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के केस में कैसे इमेज बनती है ये देखना आप। देखिए बेटा, इसका रे डायग्राम बनाना सीखिए, आपको प्रिंसिपल्स समझ में आने चाहिए। ये प्लेन मिरर है, जिसकी तरफ मैं जिस रीजन को शेडेड कर दूंगा इसका मतलब ये ओपेक है, और इधर वाला सरफेस कैसा है आपका, रिफ्लेक्टिव। और यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से एक बेस लाइन मान ली। आमतौर पर लेटर ऑन आप इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे, अभी मैं सिर्फ इसको एक लाइन इमेजिन कर रहा हूँ जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट, इसका नाम आप दे दीजिए ए बी। इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट। तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 या 3 ही रेज निकालेंगे। ओके, सपोज करो मैं आपको कहता हूँ बेटा ये एक रे जा रही है, ये रे जा रही है, ये सीधी जा रही है, यहाँ से कहीं भी जा सकती है ना, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। हाँ बोलो बेटा, ये बात ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। एवरीबॉडी सेटिस्फाई अबाउट दिस पॉइंट। एक रे ऐसे भी जा सकती है, एक रे ऐसे भी जा सकती है, एक रे ऐसे भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये रे सीधी जा रही है। ओके बेटा, आप में से कोई मुझे बताओ, ये रे जब सीधी जा रही है तो ये किधर जाएगी, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी, यूं की अपनी डायरेक्शन को रिट्रेस कर लेगी। ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, 0 एंगल पर, नॉर्मल इंसिडेंट है। ये देखो ये सरफेस है, ये मिरर है, तो ये रे इसके सरफेस ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। बोले बेटा सभी एग्री करते हो इस बात को, इट इज नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये रे टकराएगी और टकरा के यूं की यूं वापस चली जाएगी, ये रिफ्लेक्टिंग रे है। ओके, ये आपका पहला रिफ्लेक्टिंग रे हो गया। अब दूसरी रे को देखो, आप और भी कहीं भी दिखा सकते हो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एक रे यहाँ पर चली गई बेटा, ये रे यहाँ चली गई। जब ये रे यहाँ पर चली जाएगी तो क्या होगा, ये रे जब यहाँ पर चली जाएगी तो क्या होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो बेटा, मैं निशान लगा रहा हूँ। यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इट दिस एंगल नंबर 1 और दिस एंगल नंबर 2? बताओ बेटा, इसमें से कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा? 1। वेरी गुड, एंगल 1 विल एक्ट लाइक अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे यहाँ से टकराएगी और इतने ही एंगल पर ये वापस चली जाएगी, इतने ही एंगल पर ये वापस चली जाएगी। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखो 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक तो ये वाली रे, ये रे जो इधर जा रही है, ये दूसरी रे इधर जा रही है। क्या ये 2 रे आपस में कभी मीट कर पाएंगी? सी दीज टू, no, they never meet. So what I have to do, I have to extend this ray या these ray in the backward direction। मैं इसे पीछे की तरफ क्या कर दूंगा, मीट बढ़ा दूंगा, तो ये मीट करेंगे यहाँ पर, एंड इट दे विल फॉर्म द इमेज लाइक दिस। ये इमेज बन गया A', B'। आप मुझे बताएं अब सभी कि आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना आ गया है। सो सी द नेचर ऑफ द इमेज। इस इमेज का नेचर देखो, इस इमेज का नेचर बता सकते हो आप में से कोई? बोलिए कैसा इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज बनेगा, राइट, वर्चुअल बनेगा। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है
और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, सेम होंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा, इमेज डिस्टेंस को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा। u और v दोनों बराबर होंगे। इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। आप सभी ने बेटा घर पे मिरर देखा होगा। डेली रूटीन में हम लोग सुबह नहाने के बाद मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मिरर में आप जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप जब मिरर के सामने खड़े हो, मान लो आप मिरर से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर खड़े हो, आपको आपका इमेज उस मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट ये देखिए बेटा, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आप मिरर की तरफ जा रहे हो तो उसके अंदर वो इमेज है, वो भी आपको ऐसा फील होता होगा कि वो इमेज भी आपकी तरफ ही आ रही है। ऐसा कुछ होता है? हाँ, और आप जितनी तेजी से जाओगे ना वो इमेज भी उतनी तेजी से आपकी तरफ आती है। ऐसा फील होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमेज, ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मिरर की तरफ जाएगा उसका इमेज भी उतनी ही स्पीड से मिरर की तरफ आता है। यानी कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इमेज वेलोसिटी। रिमेंबर इट, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मिरर के रिस्पेक्ट में है बेटा। अगर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है तो उसका इमेज भी मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड डबल हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। मिरर के रिस्पेक्ट में वही रहेगी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डबल हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अच्छा, स्फेरिकल मिरर को आपको डिस्कस करूं तो उससे पहले बेटा एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज करो कि आपके पास एक मिरर है, एक प्लेन मिरर है, और आप इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हो ए बी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं बेटा इसका। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये प्लेन मिरर है, तो मुझे प्लेन मिरर की मिनिमम कितनी हाइट चाहिए? मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, ऑफ मिरर, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर कितनी होनी चाहिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज मिरर के अंदर देख सकूं? आंसर है ऑब्जेक्ट हाइट का आधा। ये हाइट अगर h है तो इमेज की कम से कम आपको h/2 हाइट चाहिए बेटा, तब जाके आप इस ऑब्जेक्ट को पूरा देख सकते हो मिरर के अंदर। अगर आपके मिरर की हाइट h/2 से कम होगी तो आप इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज कभी भी नहीं देख पाओगे। स्फेरिकल मिरर, ये तो आप जानते ही हो, दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। अब स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो बेटा स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन होती है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर whose one side is reflecting and the other side is opaque, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरी साइड ओपेक हो। ये जैसे इधर ये ओपेक हो गई और ये रिफ्लेक्टिंग हो गई, तो ऐसे सरफेस को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। वी ऑलवेज सेड इट स्फेरिकल मिरर। मेरी ओके बेटा, शुरू कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग एक साइड, ओपेक सेकंड साइड। जिसका आउटर सरफेस ये वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है वो होता है कॉन्वेक्स, जिसका दबा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है वो होता है कॉनकेव।
देखो जब हम इन मिरर की बात करते हैं तो बेटा इन मिरर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अटैच होती है। मैं उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, आप उन्हें समझ लीजिएगा, आप लोगों ने सभी पढ़ी हुई है। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, एंड हेयर इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो बेटा इसमें कुछ डेफिनेशन है। जैसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो, सभी को पता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कंफर्म टू एवरीवन। तो यस बिल्कुल पता है। ये स्फीयर है, ओके। तो इस स्फीयर का हिस्सा ये कॉनकेव मिरर, तो जो इस स्फीयर का रेडियस था वही इस कॉनकेव मिरर का भी होगा। इन द सेम वे जो इस स्फीयर का रेडियस था वही इस कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर को हम कैपिटल आर से कहते हैं, और हम कहते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। जिस स्फीयर से मिलकर आपका मिरर बना है उस रेडियस का स्फीयर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक ये डेफिनेशन भी आप सबको क्लियर होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंड द सेंटर ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी डेफिनेशन है पोल, पोल या वर्टेक्स, पोल और वर्टेक्स। तो जो ये मिरर होता है ना, इसका मिड पार्ट, मिरर का ये जो मिड पार्ट होता है इसे पोल कहते हैं। द मिड पार्ट ऑफ द मिरर इज टर्म्ड एज पोल, ओके। ये जो मिरर है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मिरर बनाया ये, तो इसका जो बीच वाला हिस्सा होगा ना ये पोल होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक डेफिनेशन और भी है, P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि R इक्वल टू पी सी, R इक्वल टू पी सी, इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए, टाइम की दिक्कत रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रिंसिपल, PAL डेफिनेशन होती है इसकी, PLE नहीं, ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बेटा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ओके। ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल एट ए पॉइंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट? बेटा ये वो डेफिनेशन है जो आपको बिल्कुल क्लियर अभी हो जानी चाहिए, क्योंकि जितने भी रे डायग्राम हैं वो नॉर्मल एट ए पॉइंट के हिसाब से ही डिजाइन किए जाएंगे। देखो नॉर्मल एट ए पॉइंट क्या होता है? जैसे मिरर पे एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट, इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट को बेटा सी से मिला दो, तो ये जो लाइन निकल कर आएगी इसे नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल एट ए पॉइंट। इज इट ओके? नॉर्मल एट ए पॉइंट। आई एम जस्ट गिविंग वन लाइन, यू हैव टू टेल मी वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट P, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर नॉर्मल बनाता है। इज इट अ राइट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? यस बोलिए बेटा सभी। यस, वेरी गुड। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। देखो क्या है ये रेडियस ही तो है, ये जो नॉर्मल है ये रेडियस ही तो है। इज इट ओके? ये भी रेडियस है, यहाँ से लेकर ये भी रेडियस है। तो रेडियस जो है इस पॉइंट पर हमेशा जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये पॉइंट P, ये वन ऑफ द लाइन है, वन ऑफ दिस लाइन है, नॉर्मल लाइन है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि क्या मैं नॉर्मल के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेटा अपर्चर। अपर्चर, सो व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड अपर्चर? तो ये जो डायमीटर होता है ना, ये वाला डायमीटर, ये जो डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर, इन एजेस को मिला दो। इसको मैं M1 बोल दूँ, इसको M2 बोल दूँ।
तो ये जो डायमीटर है ना, कोड का जो डायमीटर आ रहा है M1 M2, इस डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं। दिस डायमीटर इज नेम्ड एज अपर्चर। इज इट ओके? और अगर देखो मैं यहाँ पे दोबारा इस डायग्राम को बनाऊं, ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर, ये P हो गया, ये C हो गया। अगर एज को यहाँ से ये मिला दें बेटा, ये लाइनें मिला दें, तो ये जो एंगल बनेगा ना, इसको एंगुलर अपर्चर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। एनी क्वेश्चन? सो प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है? एक तो थोड़ा ना सिंबॉलिकली आप इस बात को समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल फोकस का जो सिंबल है वो कैपिटल F है और फोकल लेंथ का सिंबल है स्मॉल f। अब इनकी डेफिनेशन समझिए बेटा, बहुत पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपको डेफिनेशन में। देखो मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें बहुत सारी रेज आ रही हैं, दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सारी रेज आ रही हैं, दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर इट, जब भी रेज, सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है। ओके, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। ये सभी रेज रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट से पास करेंगी, या फिर ये रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज हैं, दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास होती हुई नजर आएंगी। ओके, this is appears to the meet, this is real meet. तो when the rays coming parallel to the principal axis after reflection, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या मीट होती हुई दिखाई देती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं बेटा। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं, ये भी प्रिंसिपल फोकस है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये रियल होता है, और कॉनकेव मिरर के केस में, उल्टा बोल गया बेटा, कॉनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वर्चुअल होता है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, F। इट इज आल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ F। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। सो साइन कन्वेंशंस इन केस ऑफ ए मिरर। मिरर बेटा आपका कोई भी हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर हो, कोई भी हो सकता है, सब में साइन कन्वेंशन सेम होंगी। नंबर 1, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंसेस आपने कहाँ से मेजर करने हैं? ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम P, मस्ट बी फ्रॉम P, मेजर्ड फ्रॉम P, आपने P से लेना है। देखो क्या मतलब क्या है, मतलब आप ये सोचो कि हमें इस साइन कन्वेंशंस की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है बेटा, ये भी बात समझने वाली है आपके लिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाई या व्हाट इज़ द नीड ऑफ दीज साइन कन्वेंशंस। देखो मान लो ये एक मिरर है, इस मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट डिफाइन कर दिए, P डिफाइन कर दिया, F डिफाइन कर दिया, C डिफाइन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, उसका इमेज यहाँ कहीं भी बन सकता है, यहाँ कहीं भी बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि हर बार हमें कैलकुलेशन करनी है, तो फिर कौन सा डिस्टेंस कहाँ से लिया जाए? तो इसके बहुत सारे आंसर्स बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होंगे। कोई कहेगा सर C से माप लीजिए, कोई कहेगा सर P से माप लीजिए, कोई कहेगा F से माप लीजिए। सो देयर आर सो मेनी आंसर्स वी कैन हैव। तो बेटा इन सभी आंसर से बचने के लिए कुछ कन्वेंशंस डाले गए कि भाई ना नहीं, सबकी सिमेट्री बनी रहेगी, इसीलिए हमने क्या कहा कि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो C का हो, चाहे वो F का हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो, चाहे इमेज का हो, उनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा?
P रहेगा, यानी कि P को उसने एक तरीके से ओरिजिन मान लिया है। नाउ द सेकंड पॉइंट, ये बात तो क्लियर होगी ना बेटा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो इसका सेकंड जो कन्वेंशन है वो क्या है कि सभी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस जो P से मेजर होंगे और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव लेना है, नहीं तो नेगेटिव लेना है। क्या मतलब है इसका, देखो ये मिरर है, ये पोल हो गया, आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा हुआ है, तो जो रेज हैं वो तो ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर की तरफ जाएंगी, तो ये रे इधर जाएगी ऐसे। तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है ना वो ये है, लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। तो मान लो कोई पोजीशन किसी केस में इस साइड पर पड़ रही है, राइट साइड में, तो ये पोल से राइट साइड में पड़ रही है, पोल से राइट साइड में। तो क्योंकि आपने बोला देखो यही डायरेक्शन इंसिडेंट रे की है, तो P से लेकर इस पॉइंट तक का, मान लो ये इमेज है, तो P से लेकर इमेज तक का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। मान लो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, तो मैं इसे +10 सेंटीमीटर। लेकिन जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि मान लो यही है, ये ऑब्जेक्ट है, तो P से मापना है, तो P से O तक का डिस्टेंस ले लिया आपने। ये मान लो 20 दे रखा था, तो मैं इसे -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क करूंगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस बोलो बेटा। मोटे शब्दों में समझो तो P के राइट साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। बट इस बात को अब बिल्कुल क्लियर करना बेटा, ये कन्वेंशन तो आपको आती थी, ये मेरे सिखाने ना सिखाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। ये मिरर है, मान लो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ऑब्जेक्ट मैंने इधर रख दिया, तो अब रे आपकी ऐसे जाएंगी, तो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, पोल तो हमेशा यही रहना है। मान लो कोई डिस्टेंस इधर की तरफ मार्क होता, तो इन दैट केस फिर मैं ये डिस्टेंस प्लस लेता और ये डिस्टेंस में माइनस लेता, ये प्लस लेता और ये माइनस लेता। अब बताओ बेटा, ये बात थर्ड पॉइंट है, हाइट मेजर्ड वर्टिकली अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव और हाइट मेजर वर्टिकली डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। इसका मीनिंग क्लियर हो गया? ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इसको मुझे अगर कभी लेना पड़ा तो मैं इसे प्लस साइन के साथ लूँगा, जैसे +H1। अब मान लो कभी कोई इमेज उल्टी बन गई, उल्टी बन गई ऐसे, तो इस हाइट को मुझे अगर कभी लेना पड़ा तो मैं इसे माइनस साइन दूंगा, -H2, मैं इसे माइनस साइन दूंगा। ये मतलब है बेटा इसका मतलब हाइट मेजर वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउन। तो ये जो टर्म है एब्रेशन, ये एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन को मोटे शब्दों में समझो तो हम डिफेक्ट कहते हैं, कमी को कहते हैं एब्रेशन। मिरर हो, लेंस हो, कोई भी केस आ जाए, वहाँ पर दो तरह के एब्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। वन इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन, the other is called chromatic aberration, spherical aberration and chromatic aberration। अब आप इन दोनों एब्रेशंस को समझो बेटा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं लेकर जाऊंगा, बहुत मोटे शब्दों में आपको सिखाता हूँ। जैसे ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे बनाया बेटा? अभी कॉनकेव मिरर है, ओके, इट इज अ कॉनकेव मिरर, राइट। सेम कॉन्वेक्स के लिए भी, मैं कॉनकेव के लिए बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए भी वही बात चलेगी। तो यहाँ से बहुत सारी रे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी रे होंगी। ऐसी रे होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक भी होंगी, ऐसी रे होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के दूर भी होंगी। दे आर टर्म्ड एज पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। ओके, टेक्निकल वर्ड को छोड़ो आप, बहुत सारी रेज हैं, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक भी हैं, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भी हैं। तो ये रेज जो है ना बेटा, ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद होना तो ये चाहिए कि ये सभी एक ही पॉइंट से पास करें। ओके,
रियल प्रिंसिपल तो ये कहता है कि ऑल रेज मस्ट पासिस थ्रू अ पॉइंट, जितनी रेज आ रही हैं वो सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास करें। लेकिन सभी मिरर या मिरर के अंदर ये कुछ कमी पाई जाती है कि जब ये रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी रेज वो एक पॉइंट से पास नहीं कर पाती, लाइक दिस, कुछ ऐसे चली जाती हैं, तो वो थोड़ी स्प्रेड हो जाती है बेटा। और जब वो स्प्रेड हो जाती हैं तो जो आप जानते हो, जब सारी रे एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगी तो जो इमेज है वो उतनी हाई इंटेंसिटी का नहीं बनेगा जितनी हाई इंटेंसिटी का चाहिए। तो सच टाइप ऑफ एब्रेशन, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नेम्ड एज स्फेरिकल एब्रेशंस। यानी कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक या दूर हैं, रिफ्लेक्ट होने के। सेकेंड एब्रेशन इज क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक वर्ड कलर से रिलेट करता है। कलर, एक मिरर पर, यही कॉन्सेप्ट लेंस पे भी चलेंगे बेटा, इसलिए दोनों नाम कॉमन है। एक मिरर पर मान लो आपने अलग अलग कलर की लाइट डाल दी, एक रेड डाल दी, एक वायलेट डाल दी। होना तो यही चाहिए, वही बात है कि भाई रे कोई भी हो, सब रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट से आएंगी, एक ही पॉइंट में से पास करेंगी, चाहे वो रेड कलर हो, चाहे येलो कलर हो, चाहे वायलेट कलर हो। अगर वो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो इसका मतलब वहाँ क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, और अगर वो एक पॉइंट पे मीट ना करें तो इट मीन्स देयर इज ए क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन को रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग डिफरेंट कलर की रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर एक पॉइंट पर मीट ना हो तो सच एब्रेशन इज नेम्ड एज क्रोमेटिक एब्रेशन। बट नाउ द लास्ट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो याद रख लेना, स्फेरिकल एब्रेशंस लेंसेज और मिरर दोनों में होता है, जबकि क्रोमेटिक एब्रेशंस मिरर में नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा आपको। क्रोमेटिक एब्रेशंस मिरर में नहीं होता है, लेंसेज में होता है, जबकि स्फेरिकल एब्रेशन मिरर और लेंस दोनों में होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो सबको क्लियर हो गया होगा।